नमस्कार दोस्तों। इकोवेशन आपके लिए लाया है न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू न्यूज़पेपर का 12 मई के लिए। मैं हूं अपूर्व मिश्रा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस एनालिसिस इन इंग्लिश यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इकोवेशन पर मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे अपनी क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से बेस्ट लर्निंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने हाथ में एक न्यूज़पेपर रखें जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज का जो पहला एडिटोरियल पेज है उसमें ये दो आर्टिकल्स आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। जो ये आर्टिकल है ये टीबी जो कि भारत में एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण है, उसके कंटेक्स्ट में है। इन भारत जो है दुनिया के 4 ऐसे देश जो मिलकर 40% टोटल टीबी का जो बर्डन है ग्लोबली उसमें कंट्रीब्यूट करता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने टारगेट सेट किया है कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। और इस सारे कंटेक्स्ट में लैंसेट ने रिसेंटली एक स्टडी निकाली है जो कि कहती है कि 10 में से एक केसेस जो हैं टीबी के वो 2040 तक ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएंगे। ये सब आपके सिलेबस के जीएस पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स से लिंक्ड है, जो कि हेल्थ स्पेसिफिकली जिससे कि वो लिंक्ड है। ये आर्टिकल में स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता क्या है। तो जब टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो जब दवाइयों के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है तो उसे हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। तो दो तरह के ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। पहला होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जो कि पहली जो नॉर्मल ड्रग्स के बाद के अलावा जो दूसरी ड्रग्स होती हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और दूसरा होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, जो ऑलमोस्ट सारी दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो दो दो तरीके से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो फैल सकता है। आजकल अभी आज के समय में वर्तमान में जो इरिस्पॉन्सिबल मेडिकेशन होती है उसके थ्रू फैलता है टीबी ज़्यादा। तो लोग काउंटर से दवाई लेते हैं और अपना कोर्स पूरा किए बगैर दवाई लेना बंद कर देते हैं जब उन्हें लगता है कि बीमारी ठीक हो गई है। तो टीबी का बैक्टीरिया मरता नहीं है पूरी तरह से, और वो दवाई जो होती है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। लेकिन फ्यूचर में लांसेट स्टडी कहती है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ज़्यादा फैलने लगेगा। तो इवन तो लोग दवाई ले रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके शरीर में बैक्टीरिया आ गया जो कि ड्रग रेजिस्टेंट है वो फैल जाएगा दूसरे के शरीर में डायरेक्टली, बिना दवाई कैसे ली जा रही है उसके उसके बिना ही। तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि ऑलरेडी क्या क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं सरकार द्वारा और आगे क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल आर्टिकल है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये हो सकता है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स के लिए रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है कि उन वो जो अपना पर्चे में दवाई लिखते हैं उसमें सिर्फ केमिकल फॉर्मुलेशन, जेनेरिक केमिकल फॉर्मुलेशन जो है दवाई का वो लिखेंगे, दवाई का ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे। ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 3 से लिंक्ड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ्स। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि दवाइयों का पेटेंट जो कि एक आईपीआर है उससे ये लिंक्ड है। तो इस आर्टिकल में जो अलग अलग दवाइयाँ, ड्रग ड्रग के 3 तरीके के नाम होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया। उनमें से एक नाम होता है जेनेरिक नेम, जो कि ऑब्वियसली सर्कुलर ने बोला है कि वही नाम लिखना है डॉक्टर्स को। जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं उसको डिफ़ाइन करता है ये आर्टिकल। और भारत में ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट क्या क्या बैरियर्स हैं, किस किस वजह से सही तरीके से ड्रग दवाइयों का जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर पाता या पेशेंट्स को मिल नहीं पाते, वो सारे डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल में। जिसमें से कि इम्पॉर्टेंट है फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रही है हमारी सरकार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। तो ये जो सर्कुलर है इसके क्या लिमिटेशंस हैं ये डिस्कस किया गया है। तो जो ब्रांड प्रिस्क्रिप्शन है कि कौन से ब्रांड की दवाई आपको लेनी है, ये अगर डॉक्टर को आप मना कर देंगे तो फिर जो फार्मासिस्ट बैठा होता है जो आपको दवाई की दुकान पे दवाई देता है
उसके हाथ में पावर चला जाएगा, तो बात मोर और लेस बराबर ही रहेगी। तो इसलिए सर्कुलर से बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। इसके अलावा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होती है, दवाइयाँ जो बनती हैं उनकी क्वालिटी हमेशा से ही संदिग्ध कही गई है। ये भी ये आर्टिकल इस चीज़ को भी कवर करता है। तो अल्टीमेटली ये आर्टिकल क्या अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस सर्कुलर की जगह, जिसके थ्रू गरीब आदमी को दवाइयाँ सस्ते में मिल सकें, वो उसने डिस्कस किया है इस आर्टिकल में। इस सारे इशू पर ये एक सवाल हो सकता है, आप इस वीडियो को पॉज करके इस सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो, उसमें अगले पेज में ये दोनों आर्टिकल आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। जो कैपिटल पनिशमेंट वाला आर्टिकल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये निर्भया कांड में जो दोषी थे उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट उनका बरकरार रखा, उस कंटेक्स्ट में है। ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक्ड है, पर ज़्यादा ज़रूरी ये आपके आपके ऐसे के लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू हो सकता है। तो इस आर्टिकल में जो फांसी की सज़ा है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको रखा गया है। तो जो उसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट हैं, तो पहली चीज़ है कि जो जिसके खिलाफ कुछ भी ऐसा केस हुआ है जो अग्रीव्ड है, तो उसको जस्टिस देने के लिए फांसी की सज़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं वो डरें, उनके अंदर एक डर, कानून का डर पैदा करने के लिए इस तरह की सज़ा ज़रूरी है। खासकर भारत में, क्योंकि भारत में जो क्राइम्स होते हैं उनका अ, बहुत आसानी से पकड़े नहीं जाते, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए जो पकड़े गए हैं उनको बहुत कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है, ताकि बाकी लोग डरें। ऐसा 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 जो आर्ग्यू करते हैं फांसी की सज़ा के पक्ष में वो बोलते हैं। साथ ही साथ इस आर्टिकल में जो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन है सुप्रीम कोर्ट की, कि हर मर्डर के आरोपी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, केवल उन आरोपियों को जिन्होंने कुछ बहुत ऐसा किया है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है उसको ही दी जाएगी। तो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है इस आर्टिकल में। फिर उसके बाद जो विपक्ष में आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो इंसान है उसको आप किसी मीन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो किसी जैसे कि अगर आप फांसी की सज़ा दे रहे हो तो आप एक आदमी को फांसी देकर उसे यूज़ कर रहे हो बाकी लोगों में डर पैदा करने के लिए, तो आप उसे किसी भी एक इंसान को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा ये आर्ग्यूमेंट है। और इसके साथ ही साथ अगर कभी कोई क्राइम होता है सोसाइटी में, तो अगर हम उसे फांसी की सज़ा दे देते हैं आरोपी को, तो हम पूरी उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसे एक आरोपी के ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट है कि जो कोई भी ऐसा क्राइम होता है उसके उसके लिए ज़िम्मेदार ना सिर्फ वो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है, बल्कि जो समाज है जिसने उस व्यक्ति को क्रिमिनल क्रिमिनल बना दिया। और साथ ही साथ जो सरकार है जो कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी ऐसा कुछ केस होने से, क्राइम होने से रोकने की, वो लेकिन फिर भी क्राइम हो गया, तो इन तीनों की बराबर जिम्मेदारी है। और अगर हम फांसी की सज़ा दे देते हैं तो पूरा का पूरा जो दोष है वो एक उस इंडिविजुअल आदमी पर शिफ्ट हो जाता है। और जो उसकी जड़ है इस पूरे इशू की, उस जड़ को कभी हम हल जड़ से मुद्दे को कभी हल नहीं कर पाते हैं, जो कि है कि समाज में ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से ऐसे लोग ऐसे आरोपी पनप जाते हैं। फाइनली वो डेटा देता है कि इस आर्टिकल में कि जो फांसी की सज़ा मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों को मिलती है जो गरीब और समाज में पिछड़े हुए तबके से आते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को फांसी मिलती है उसमें से बहुत हाई परसेंटेज है, 30% लोग ऐसे हैं जिनको जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो पता चलता है कि वो आरोपी थे ही नहीं, उनके आरोप जो है वो निराधार सिद्ध हो जाता है। तो फांसी की सज़ा इसलिए नहीं देनी चाहिए। तो ये आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए यूज़फुल हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, अगर आप सारे वीडियो से अप टू डेट रहना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को प्रेस करें। और ज़्यादा डिस्कशंस के लिए और यूपीएससी के फ्री मॉक टेस्ट के लिए और उन सब के एनालिसिस के लिए आप मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इकोवेशन पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।